Hey guys, welcome back to our YouTube channel Learn Science. Of course, Learn Social Science. तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर नंबर फर्स्ट हाउ व्हेन एंड वेयर का पार्ट 2। तो बच्चों होप सो कि आप लोगों ने पार्ट 1 पढ़ लिया होगा और बहुत अच्छे से समझ भी लिया होगा। हम लोगों ने पार्ट 1 में बेसिकली हम लोगों ने हिस्ट्री कहते किसको है, व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो हम लोगों ने उसमें जाना था कि हिस्ट्री बेसिकली बोलते हैं उन चेंजेस को जो टाइम के साथ होते गए, और हिस्ट्री कहते हैं जानना कि चीज़ें पास्ट में कैसी थी और अब वो बदल कर कैसी हो गई। और कोई भी बदलाव किसी एक दिन में नहीं आता, किसी एक पर्टिकुलर ईयर में या मंथ में नहीं आ जाता, बल्कि उसको कोई भी बदलाव आने के लिए सोसाइटी में सोसाइटी लेवल पर या इकोनॉमिक लेवल पर कोई भी बदलाव आने में एक लंबा टाइम लगता है। तो जैसे हमने पढ़ा था फर्स्ट उसमें कि हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स में कि जो है हिस्ट्री को डेट्स का सिनोनियम कहा जाता है। तो इसलिए हमारी ये बात गलत साबित हो गई थी कि हिस्ट्री को डेट का सिनोनियम नहीं हो सकती, हिस्ट्री डेट का सिनोनियम, बिकॉज कोई भी बदलाव के लिए या किसी भी चेंज के लिए हम जो है कोई एक डेट को फिक्स नहीं कर सकते। तो कोई भी बदलाव आने के लिए बहुत लंबा टाइम लगता है। हम सिर्फ एक लंबे टाइम के बारे में कह सकते हैं कि भाई इतनी सदियों से काम होता चला जा रहा था, और अब जब एक वो पर्टिकुलर जो जिसमें पर्टिकुलर पीरियड में जो है वो दिखने लगता है, बदलाव दिखने लगता है, तो फिर हम जाके कहते हैं कि अब बदलाव आया था, जो है बदलाव आ चुका है। तो चलिए बच्चों आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारे पास टॉपिक है हाउ डू वी पीरियोडाइज। जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में जो हमारा लास्ट टॉपिक था पार्ट 1 में, उसमें हमने पढ़ा था विच डेट्स, कौन सी तारीख है, यानी हम पढ़ रहे थे कौन सी जो डेट्स होती हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं। तो हमने उसमें ये पढ़ा था कि डेट वही इम्पोर्टेंट होती है जिसके बारे में हम बता रहे होते हैं, जो उस कहानी को बताने के लिए जो डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं वही हमारे लिए जो है हम उनको इम्पोर्टेंट समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी को अपनी स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बता रहे होंगे तो हमारे लिए कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट होंगी। तो हमारे लिए ये नहीं कि हमारे लिए जो है हमने बात करनी शुरू कर दी जो है उसकी ब्रिटिश के लोगों की जिंदगियों के बारे में बात करनी स्टार्ट कर दी, नहीं, जो उनकी डेट्स को लेना शुरू कर दिया। हमारे लिए वही डेट्स इंपॉर्टेंट होंगी जिसमें कोई जो है बड़ा आंदोलन स्टार्ट हुआ होगा, किसी बड़े लीडर ने कोई नया मूवमेंट स्टार्ट किया होगा। तो यही सारी चीजें जो है हमारे लिए, यही सारी डेट्स जो है इम्पोर्टेंट होंगी। तो बेसिकली और हमने उसमें ये भी पढ़ा था कि जो ब्रिटिश की जो हिस्ट्री थी, उन्होंने जो हिस्ट्री लिखी थी उनकी हिस्ट्री जो है कैसी थी, उनकी हिस्ट्री उनकी फर्स्ट जो जनरल गवर्नर थे उनकी जिंदगी से स्टार्ट होती थी, और जो लास्ट वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उस पर जाके उनकी हिस्ट्री खत्म हो जाती थी। उनकी हिस्ट्री में इंडियंस की तो कोई जगह ही नहीं थी, ना ही उनकी लाइफ उसमें फिट बैठ रही थी। और बेसिकली हमें क्या फिर हम तो इंडियंस थे, हम तो यही जानना पसंद करेंगे ना कि जब ब्रिटिश रूल करते थे तो इस टाइम पे जो हमारे इंडियंस भाई थे, जो लोग थे, वो कैसा फील कर रहे थे, क्या वो ब्रिटिश जो थे उनके लिए अच्छे थे या बुरे थे। तो हमें उसमें जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। तो हमने उसको जानने के लिए क्या किया, हमें उसको जानने के लिए एक नए फॉर्मेट ऑफ डेट की ज़रूरत पड़ी। तो जिससे हमें बस बेसिकली यही पता लगा कि हम जो भी बात बता रहे होते हैं वही जो उस बात को बताने के लिए जिन डेट्स को जानना ज़रूरी होता है वही डेट्स हमारे लिए ज़रूरी होती हैं। तो हम जब भी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम हिस्ट्री तो हमारी काफ़ी लंबी है, क्योंकि ब्रिटिश जो कोई हम पर 5-6 साल तो शासन नहीं किया, बल्कि कई सदियों से वो हम पर जो है रूल करते हुए आ रहे थे। तो उनको पढ़ने के लिए उससे पहले की भी हिस्ट्री पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, हिस्ट्री को हिस्टोरियंस ने डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया, यानी अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। जैसे कि हम हिस्ट्री का ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसको अच्छे से पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पार्ट 1 पार्ट 2 और आगे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ताकि जो है हम थोड़ा थोड़ा पढ़ें, अलग अलग पार्ट्स में पढ़ें तो हमें अच्छे से समझ में आए। एक साथ अगर हम सबको एक ही उसमें घुसा देंगे तो क्या होगा कि बहुत सारी बातें रह जाएंगी बताने से, और हम जो है सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें बता देंगे। तो इस तरह पढ़ने से क्या होगा, इस तरह पढ़ने से हमारी जो नॉलेज का बेस होगा वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, हम इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो आज का हमारा यही टॉपिक है हाउ डू वी पीरियोडाइज। जब हम
हिस्ट्री को पीरियडाइज करेंगे, अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड करेंगे, तो हम कैसे करेंगे, क्या बेस होगा हिस्ट्री को डिवाइड करने का, किस बेस पर हम डिवाइड करेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं नीचे लिखे हुए पॉइंट्स के जरिए से। इन 1817 जेम्स मिल, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर, पब्लिश्ड अ मैसिव 3-volume वर्क, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अच्छा, 1817 में जेम्स मिल एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। उन्होंने एक बुक लिखी, 3 हिस्सों में, काफी मैसिव जो है उनका वर्क था, काफी मैसिव बुक लिखी उन्होंने, जिसका नाम क्या था, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। जेम्स मिल ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में जो इंडियन हिस्ट्री है उसको 3 जो है पीरियड्स में डिवाइड किया। वो कौन से पीरियड थे, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। उन्होंने कैसे डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। बेसिकली बच्चों, जब हम इस पीरियडाइजेशन को पढ़ते हैं तो हमारे जहन में पढ़ते ही ये सवाल आ जाता है, क्या हम अपनी जो इंडियन हिस्ट्री इसको हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के नाम से रिफर कर सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं कि ये हिंदुओं का राज था ब्रिटिश वो हिस्ट्री में और इसमें मुसलमानों का राज था? क्या उस टाइम डिफरेंट फैथ वाले, डिफरेंट रिलीजियस वाले लोग नहीं थे? बेसिकली जो ये जेम्स मिल थे, इनका ख्याल हमारी इंडिया के बारे में काफी गलत था। उनका मानना था कि ब्रिटिश के आने से पहले जो है इंडिया में काफी भेदभाव था, इंडिया काफी अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर, अनमैनर्ड लोग थे। इनका मानना था जेम्स मिल साहब का कि इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए, इंडिया की प्रोग्रेस के लिए चाहिए कि पूरे इंडिया पे जो है ब्रिटिशर्स का कब्जा होना चाहिए, और जब ही इंडिया आगे बढ़ सकता है, वरना तो इंडिया के लोग काफी अनसिविलाइज्ड हैं। इनके ख्यालात कुछ ऐसे थे हमारे बारे में। तो इनकी जो ये आइडिया था, इसको जो है काफी लोगों ने जो है एक्सेप्ट किया। बट बच्चों, आप बताइए, क्या आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं महसूस हो रही? क्योंकि हम तो ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमारी इंडिया शुरू से एक भिन्नता में एक डाइवर्सिटी इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी में जो है विश्वास रखता है, भिन्नता में एकता में विश्वास रखता है। हम हमेशा से हमने जो अपना जो स्वतंत्रता आंदोलन जो हमने लड़ा, जो हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, वो हमेशा से एक साथ लड़ी। हम ये भी जानते हैं कि हमारे जो पहले हिस्ट्री में हमारी इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस टाइम जो है काफ़ी अच्छा माहौल भी था, हमारा इंडिया काफ़ी तरक्की याफ्ता भी था, काफ़ी अच्छा माहौल भी था। तो क्या ये जेम्स मिल साहब का जो ये पीरियडाइज किया इन्होंने, क्या ये सही है? क्या इनका ये क्लासिफिकेशन सही है? तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं आगे। तो इनके पीरियडाइजेशन जो इन्होंने 3 पीरियड्स में डिवाइड किया इंडियन हिस्ट्री को, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इसके बारे में सबके जहन में एक क्वेश्चन तो जरूर ही आए होंगे। ये क्वेश्चन जरूर सबके जो है माइंड में जो है अपियर हुए होंगे। कैन वी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम? वही बात कि क्या हम अपनी इंडियन हिस्ट्री को हिंदू और मुस्लिम के नाम से जो है पीरियडाइज कर सकते हैं? क्या हम उस वक्त के जो राजा है उसके रिलीजियन के आधार पर जो है हम अपनी हिस्ट्री को पीरियडाइज करेंगे? Did not a variety of faith exist simultaneously in this period? क्या उस टाइम डिफरेंट जो है अकीदे, डिफरेंट आस्थाओं के मानने वाले लोग नहीं थे? कैसे पूरे इंडिया में जिस टाइम हिंदुओं का रूल था तो पूरा इंडिया हिंदू ही था, और जिस टाइम मुस्लिम का रूल था पूरा इंडिया में मुस्लिम्स ही थे? ऐसा तो नहीं है। हमारे इंडिया में हमेशा से ही डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग रहे हैं। क्यों? और जो अगर हम इसको पॉलिटिकल साइंस से रिलेट करके पढ़े तो हमने ये पढ़ा था कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमने उसमें ये पढ़ा था कि किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन वैसा होता है जैसे वहाँ की हिस्ट्री होती है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो ऐसा नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो इक्वली ट्रीट करने की बात सबसे ज़्यादा फोकस है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो चलिए, इनका तो ये पीरियडाइजेशन जो है इसमें तो बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम है और कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऑब्वियस सी बात है कि हम इसके लिए नो ही कहेंगे। हमें ये पीरियडाइजेशन सही नहीं लगा अपनी इंडियन हिस्ट्री के लिए।
तो चलिए आगे देखते हैं हमारे हिस्टोरियंस ने क्या किया। Moving away from British classification, historians have usually divided Indian history into 3 periods. अच्छा, अब जो है ब्रिटिश क्लासिफिकेशन से थोड़ी आगे बढ़ते हुए जो हमारे हिस्टोरियंस थे उन्होंने हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया, अपने हिसाब से पीरियड्स में डिवाइड किया। वो पीरियड्स थे एंशियंट पीरियड 14 to 16th सेंचुरी, मेडिवल पीरियड 17th सेंचुरी और मॉडर्न पीरियड बिगिनिंग इन 18th सेंचुरी। तो ये वो पीरियडाइजेशन जिसको हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, अभी भी हम इस तरह पढ़ते हैं। आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। बट बच्चों, ये जो पीरियडाइजेशन है इसकी भी कुछ अपनी प्रॉब्लम्स हैं। इसकी अपनी प्रॉब्लम ये है कि मॉडर्न पीरियड को बेसिकली मॉडर्न जो पीरियड है उसको कहा जाता है, मॉडर्न पीरियड की जो डेफिनेशन है कि उसमें सारी जो है लोग काफ़ी साइंस काफ़ी तरक्की पर होती है, इक्वली लोगों से ट्रीट किया जाता है और लोग आज़ाद होते हैं। लेकिन ये तो हमारे देश में कब स्टार्ट हुई थी? 18th सेंचुरी में। उस टाइम क्या था? ब्रिटिश का रूल था। तो इसकी भी लोगों ने, जो और हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने बेसिकली मॉडर्न पीरियड को कॉलोनियल पीरियड के नाम से जो है इंडिकेट किया है। तो इसकी भी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बट इसको काफ़ी काफ़ी वाइड लेवल पर एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि मॉडर्न पीरियड, काफ़ी हिस्टोरियंस ने कहा कि ये कॉलोनियल पीरियड था। तो देख लेते हैं कॉलोनियल पीरियड किसको कहते हैं, व्हाट इज कॉलोनियल पीरियड। तो चलिए हमारे सामने टॉपिक आ गया, व्हाट इज कॉलोनियल। कॉलोनियल का हिंदी मीनिंग बेसिकली होता है उपनिवेशवाद। कॉलोनियल इज अ प्रैक्टिस और पॉलिसी ऑफ कंट्रोलिंग बाय वन कंट्री ओवर अदर कंट्री एंड पीपल्स, ऑफन बाय एस्टेब्लिशिंग कॉलोनीज एंड जनरली विद द एम ऑफ इकोनॉमिक डोमिनेंस। कॉलोनियल बेसिकली उपनिवेशवाद बोलते हैं बच्चों कि जब कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री पर ज़बरदस्ती अपना जो है कब्जा कर ले और वहाँ के लोगों पर कब्जा कर ले, और उनका मकसद ये ना हो कि उनका मकसद ये नहीं होता कि वो जो है वो करें कि उस देश की तरक्की करें, बल्कि उनका मकसद होता है उस देश में जो कीमती जो वहाँ की चीज़ें हैं और जिन चीज़ों को उन लोगों की ज़रूरत है वो उसको वहाँ से निकाल लें और अपने देश में ले जाके उनको अपने देश की तरक्की करें। तो यही काम कौन कर रहा था? ब्रिटिश कर रहा था। उसने पहले जो है एक वो जो है वहाँ यहाँ पर ट्रेड करने की नीयत से आए कि हम ट्रेड करेंगे। फिर उन्होंने धीरे धीरे यहाँ की राजाओं को और यहाँ के नवाब को, जो नवाब थे पहले, उनको अपने कंट्रोल में किया। वो लोग जो है लोगों से जो उनको चाहिए था, जो ज़रूरत थी उनकी रॉ मटेरियल्स जो थे अपनी फैक्ट्रीज को आगे बढ़ाने के लिए, वो लोगों से काफ़ी लोअर प्राइस में ख़रीदते थे, और जो चीज़ें उनको चाहिए थी उसके लिए वो लोगों से टैक्स लेते थे। तो इस तरह करते करते उन्होंने क्या किया? अपना पूरा राज कायम कर लिया, और फिर इस तरह जो है वो हम पर रूल करने लगे। और क्या किया उन्होंने? धीरे धीरे इंडिया को पूरा खोखला कर दिया। और कॉलोनियल का मतलब होता है यही कि जब कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री पर ज़बरदस्ती का कब्जा कर ले और वहाँ के लोगों पर जो है अपना शासन कायम करे और वहाँ की चीज़ों को ले जाकर अपने देश में जो है अपने देश की तरक्की करे, तो इसी को कहते हैं कॉलोनियल। तो बच्चों, होप सो क्या आपको जो है ये कॉलोनियल भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को जो है समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में उसको पूछिए, और हमारे चैनल लर्न साइंस को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।